हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम आप लोग को एमएससी का बैच शुरू कर रहे थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड। तो इस बैच में हम आप लोग को बता चुके थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और आज से हम आप लोग को एक नया बुक शुरू करने जा रहे हैं। इस बुक का नाम है रियल एनालिसिस। यह रियल एनालिसिस एमएससी सेमेस्टर 1 में पढ़ना था। तो रियल एनालिसिस में 4 चैप्टर है और रियल एनालिसिस से आप लोग को एग्जाम में पूछेगा 100 मार्क्स का। वैसे आप रियल एनालिसिस बीएससी पार्ट 3 में भी पढ़े होंगे, बीएससी पार्ट 2 में भी पढ़े होंगे, लेकिन इसका थोड़ा विस्तार रूप। तो आज आपका क्लास नंबर 1 है। अब कंटिन्यू क्लास होगा आप लोग का। तो यह जो हम एमएससी का बैच दे रहे थे आप लोग को ऑनलाइन, तो मेरा एक चैनल है बीएससी मैथ विथ राम बाबू सर। इसी चैनल पर एमएससी का बैच हम दे रहे थे और सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 का जो बैच हम दे रहे हैं ऑनलाइन, वह हम लोग का एक नया चैनल है जिस चैनल का नाम है एएससी पाठशाला। यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। इस चैनल पर हम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का बैच दे रहे थे। तो जो भी छात्र जिस मोड में क्लास करना चाहते हो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। विशेष जानकारी के लिए यहाँ नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। तो अब बिना लेट किए हुए अब चलते अपने सेशन के तरफ। देखो, हम इसमें शुरू कर रहे थे आप लोग को रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस से आपको एग्जाम में आएगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी 100 मार्क्स का एग्जाम। तो आज आपका है क्लास नंबर 1। इसमें हम देखते हैं कौन कौन चैप्टर पढ़ना है और एक के बाद एक चैप्टर शुरू करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना था सीक्वेंस एंड देयर सीरीज ऑफ फंक्शन। पहला चैप्टर में पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ देयर लिमिट। इसी में आ जाता है बाबू पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। एक चैप्टर भी पढ़ा था आप, इसी का नाम कहीं कहीं लिखा रहेगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इसमें बहुत सा टॉपिक पढ़ना है। अभी मोटा मोटी हम दिया कि यही चैप्टर है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है कि यूनिफॉर्म इसी में आ जाता है बाबू सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ देयर लिमिट बता रहे हैं। तो इसी में आपको आ जाएगा कूशी क्रिश्चियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, वेस्ट्रास एम टेस्ट, एबेल एंड ड्रिस्ली टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। सेकेंड चैप्टर भी जो पढ़ना है ना, तो सेकेंड चैप्टर में भी यही आ जाता है आप लोग का, यही चैप्टर आ जाएगा आपको यहाँ से उठ के। इसका भी नाम आप कह सकते हो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन। इसी में और टॉपिक है वेस्ट्रास एप्रोक्सीमेशन थ्योरम, पावर सीरीज, यूनिकनेस थ्योरम, एबेल एंड टेबल्स थ्योरम। और एक चैप्टर है यहाँ पर 3rd नंबर राइमन इंटीग्रल। राइमन इंटीग्रल
का अगला भाग पढ़ना था। आप लोग पार्ट 3 में भी पढ़ा था रायमन इंटीग्रल। और चौथा नंबर में आपको आ जाएगा यहाँ पर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। क्या आ जाएगा बाबू? यह चैप्टर का नाम है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। वैसे 4 चैप्टर ही है, 5वां चैप्टर में भी आ जाता है इनवर्स फंक्शन थ्योरम, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, जैकोबियन। तो आप यह भी चैप्टर लिख सकते हो, इसका नाम है जैकोबियन। यह जो चैप्टर है ना बाबू, इसका नाम कह सकते हो जैकोबियन। इतने चैप्टर पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले आज हम आप लोग को यही चैप्टर शुरू कर रहे थे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। कारण इस चैप्टर का इस सब में यूज पड़ेगा, इसलिए आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे थे, इस टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, और जो छात्र ऑफलाइन में हो कोई भी डाउट हो तो आप जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे थे, इस चैप्टर का नाम है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में अब यहाँ पर आ जाता है लिमिट ऑफ द फंक्शन इन 2 वेरिएबल, लिमिट ऑफ द फंक्शन इन 1000 वेरिएबल। तो थोड़ा क्रमबद्ध पढ़ेंगे, वैसे आप 11 में ही पढ़े थे लिमिट चैप्टर कैलकुलस में। तो लिमिट के फार्मूला का यूज होगा, तो आप लिमिट को आसानी से देख लेंगे फार्मूला सब। वैसे जहां भी यूज होगा वहां हम बताने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा हम पहले बेसिक बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आवे तो आपको दिक्कत ना हो। चलिए, तो अब यहाँ कह रहा है, आज का जो क्लास है, पहले हम आपको फंडामेंटल चीज यानी बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं। बताओ, एक चैप्टर आपने पढ़ा था किसले? फंक्शन। फंक्शन को ही दूसरे केस में कहा जाता मैपिंग। फंक्शन का हिंदी होता है फलन। फंक्शन होने के लिए कम से कम यह 2 सेट होना चाहिए, ए और बी, जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो मान लो ए के अंदर x है और बी के अंदर y है, तो ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसको डोमेन कहा जाता। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर डोमेन का काम पड़ेगा। बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसको कोडोमेन कहा जाता। ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है, सब के सब एलिमेंट का इमेज बी में हो। मान लो x का इमेज y में गया, तो इस y को अगर आप इमेज कहते हो तो ये x को प्री इमेज कहा जाता। द कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज इज कॉल्ड रेंज, यानी इमेज को ही रेंज कहा जाता। यहाँ तक क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब कि मान लो यह फंक्शन है, तो यह a और b कोई 2 सेट्स हैं। तो a के अंदर x है, b के अंदर y है। तो मान लो x का इमेज y में गया
अगर इसको एफ से डिनोट किया तो एफ को इसके साथ लिखेंगे यानी वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। यानी मेरा कहने का सेंस हुआ कि यह जो भी फंक्शन है, जैसे मान लो यह फंक्शन ऑफ एक्स है, तो एफ एक्स ना पढ़े, इसको पढ़ा जाता एज रीड एज फंक्शन ऑफ एक्स। कहने का मतलब यह जैसा भी फंक्शन है, इस फंक्शन में एक वेरिएबल है एक्स। आप यह भी कह सकते हैं मुन्ना, यह फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब हुआ एनी फंक्शन इन वन वेरिएबल एक्स। यह जैसा भी फंक्शन है, इसमें एक्स वेरिएबल। अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब यह जैसा भी फंक्शन है, इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल है। आप यहाँ से कह सकते हो एनी फंक्शन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का मतलब हुआ एनी फंक्शन इन थ्री वेरिएबल एक्स वाई और जेड। इस तरह से हम बढ़ते गए। मान लो नामे है सेवरल वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल। तो कहने का सेंस मान लीजिए फंक्शन है फंक्शन ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा यह xn। इसका मतलब हुआ कि एनी फंक्शन इन n वेरिएबल, इसमें n वेरिएबल है बाबू x1 कॉमा x2 कॉमा xn। तो यहां तक क्लियर है। मान लो यह जैसा भी फंक्शन है, वैसे हम जानते थे कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानते, लेकिन अगर यहाँ एक से ज्यादा है, इसी फंक्शन को आप कुछ भी मान सकते हो। मान लिया लेट u बराबर यह फंक्शन, इसको भी u मान सकते हो, आप u मानो, फाई मानो, साई मानो, कुछ भी मान सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पर कहेगा ना कि किसी भी फंक्शन का डोमेन, जैसे मान लो y बराबर फंक्शन ऑफ x है, तो x को हम डोमेन कहेंगे और y को रेंज कहेंगे। डोमेन प्रायः वैल्यू में होगा, रेंज प्रायः एंगल में होगा। अगर आप डोमेन जान जाते हो तो रेंज भी जान जाओगे। अगर मान लो एक वेरिएबल है फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो एक्स यहाँ डोमेन हो गया। अगर मान लो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है, अगर दो वेरिएबल है एक्स कॉमा वाई, तो एक्स और वाई दोनों डोमेन हो गया। और आपने 11 में ही पढ़ा था कि एप्सिलॉन या डेल्टा का मतलब स्मॉल चेंज, पॉइंट में छोटा सा अंतर। लेकिन जैसे एप्सिलॉन लेते हो तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन उसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। यानी एप्सिलॉन हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए पढ़ना था। जैसे आपने 12 में पढ़ा था, 11 में पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालो, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी निकालो, डिफरेंशिएबिलिटी निकालो, तो वहाँ एक वेरिएबल के लिए पढ़ा था। और यहाँ हम दो वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे, तो यहीं पर आ जाता है डबल लिमिट, साइमल्टेनियस रिपीटेड लिमिट। तो वह सारा कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास करेंगे क्या होता है, लेकिन थोड़ा बारीकी से ध्यान देना है। अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो हम आशा करेंगे
कि आसानी से आप उस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर है? तो यहां कह रहा है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है? फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, थोड़ा बारीकी से देखेंगे हम लोग एक के बाद एक। चलिए, तो अब चलते हैं अपने सेशन के तरफ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक से ज्यादा वेरिएबल है तो आप कैसे बनाते हो क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। थोड़ा लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को थोड़ा हम बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे। तो मान ले यहां पर आएगा कि कोई भी फंक्शन है वह दो वेरिएबल है और वहां पर कह रहा है कि उस फंक्शन का लिमिट निकालो, तब आप कैसे बनाते हो। क्लियर? तो थोड़ा बारीकी से अगर ध्यान दिया जाए तो हमको लगता है कि एक के बाद एक कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे और बहुत ही बारीकी से बताएंगे। और इस पर क्वेश्चन भी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है कि क्या होता है, कैसे आप इस क्वेश्चन को बनाते हो। चलिए, तो अब चलते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन। कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का अगर आप लिमिट निकालते हो तो किस तरह से आप बना सकते हो। कि कोई भी फंक्शन है, अभी फंक्शन के बारे में हम बता दिए, यहाँ n वेरिएबल है, तब हम लोग कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे। और हम आशा करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट हम बोलेंगे, आज पहला क्लास है, यह सब बेसिक क्लास है, तो थोड़ा बारीकी से आप उसको लिखने का प्रयास करेंगे। अब बताइए, यहां पर आप जानते होंगे कि इंटरवल के बारे में जानते थे कि अगर इंटरवल हमेशा दो संख्या के बीच होता, इंटरवल हमेशा दो संख्या के बीच होता। इंटरवल मुख्य रूप से चार प्रकार का होता था। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ऐसी दोनों का मिक्स हो गया क्लोज ओपन और ओपन क्लोज। क्लोज का मतलब हुआ, जैसे मान लो ए और बी कोई दो नंबर है, तो किसी भी संख्या रेखा पर दो लाइन है ए और बी, तो कह रहा ए और बी दो नंबर है, तो ए को भी टच करे बी को भी टच करे और इसके बीच में जितने ब्रेकिंग पॉइंट है सबको टच करे, इज द क्लोज इंटरवल। एक सेकंड, चलो बाबू, तो बारीकी से हम लोग समझते हैं। अभी मैंने दिया कॉन्सेप्ट कि डोमेन और रेंज क्या होता, तो डोमेन का मतलब वैल्यू। चलिए, तो यहां से हेडिंग मारेंगे एक के बाद एक कॉन्सेप्ट। करा ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड इट्स डोमेन। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी फंक्शन है, वहां दो वेरिएबल है, कोई भी फंक्शन है और यह दो वेरिएबल है, तो बोलना ना।
चलो, तो यहां से कह रहा है कि कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को हम y मानते हैं। अगर मान लो एक से ज्यादा वेरिएबल है, उस फंक्शन को हम u मान लिया। यहां से मान लेते हैं कि लेट u बी ए फंक्शन ऑफ टू independent variable x and y। कहने का मतलब हुआ यहाँ पर यह कोई भी फंक्शन है जहाँ x और y दो वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से कि लेट u बराबर फंक्शन ऑफ x कॉमा y। यह जो x और y है ना, यह x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और u डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यानी यह u x और y पर डिपेंड करेगा, लेकिन x और y u पर डिपेंड नहीं करेगा। हम मान लेते हैं यह जो फंक्शन है ना, यहाँ x वेरिएबल है, तो मान लिया यह कोई भी इंटरवल के बीच में है a और b, तो a और b क्लोज इंटरवल हो गया x के लिए। y के लिए भी हम मान लेंगे, तो y के लिए मान लेंगे एक इंटरवल c और d। और हम मान लेते हैं यहां से कि लेट x assume that any value lying in a closed interval या a और b, also y assume that any value lying in a closed इंटरवल मान लिया c और d। इससे निष्कर्ष निकल गया कि यह जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यहाँ x भी डोमेन हो गया, y भी डोमेन हो गया। इसका मतलब हुआ कि x का मान दो लिमिट के बीच में लाइज किया। इसका मतलब हो गया यहाँ से कि यह x एलिमेंट है क्लोज इंटरवल ए बी और y एलिमेंट है क्लोज इंटरवल c और d। मैंने बताया था क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ, इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, और इस जगह c लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू b। मतलब x का मान a और b के बीच में लाइज किया और y का मान c और d के बीच में लाइज किया। है क्लियर? तो यही हो गया इंटरवल। अब यहां से कह रहा है जब डोमेन कहेगा तो डोमेन का मतलब हो गया x, और यहाँ दो वेरिएबल है तो x और y। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से कह रहा था कि डबल लिमिट किसे कहते, साइमल्टेनियस लिमिट किसे कहते, तो एक के बाद एक हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप लोग को। लेकिन एक चीज बताइए, आपने 11 में ही पढ़ा होगा लिमिट चैप्टर। तो लिमिट में आपने पढ़ा था कि यह x टेंड्स टू a, यानी x टेंड्स टू a, इसको क्या पढ़ेंगे एज रीड एज x टेंड्स टू a, यानी x का मान एक के तरफ गया। अगर यह x टेंड्स टू a है
तो यह x का मान हमेशा वेरिएबल होगा और a का मतलब कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगा। जैसे हमने कहा यहाँ से कि यह जो साइन है ना, तो इसको एप्सिलॉन पढ़ते और यह साइन या यह साइन इसको डेल या डेल्टा पढ़ते। ये एप्सिलॉन या डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज, पॉइंट में छोटा सा अंतर। यह x टेंस टू a का मतलब हुआ कि x और a के बीच में बहुत ही छोटा सा अंतर है, जिसको एप्सिलॉन या डेल्टा से सूचित करते, जैसे मान ले बाबू यहां से कह रहा कि मीनिंग ऑफ x टेंस टू a का मतलब यहां से कहेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड a इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब हुआ x और a के बीच में बहुत ही छोटा सा अंतर है, जिसको एप्सिलॉन या डेल्टा से सूचित करते। जैसे यहाँ पर कहे x टेंस टू a, इधर ले आओगे तो मॉड के अंदर x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन या डेल्टा। और हम लोग जानते थे जब इस मॉड को तोड़ोगे तो प्लस माइनस का साइन होगा, बीच में जो सिंबल वही सिंबल, तो यह हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन लेस देन x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन। और हम जानते थे किसी भी इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर अगर जोड़ोगे घटाओगे साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से गुना भाग करोगे साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से गुना भाग करोगे तो साइन में परिवर्तन होगा। किसी भी इनइक्वालिटी को अगर हम पलट देंगे तो साइन में चेंज होगा। तो यह सब आप 11-12 में ही पढ़े थे, लेकिन पहला क्लास है इसलिए हम आप लोग को थोड़ा बेसिक बता रहे हैं। और यह जो एमएससी का बैच हम दे रहे थे यह कंटिन्यू क्लास होगा अब आज से। चलिए, तो अब इसमें a अगर ऐड करोगे तो यह जगह a माइनस एप्सिलॉन लेस देन x माइनस a प्लस a कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा x लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। अब बताइए नंबर लाइन है, मान लिया a यहाँ कोई भी फाइनाइट वैल्यू है, इसमें कोई भी नंबर अगर आप ऐड करोगे, मान लो यहाँ से यहाँ का दूरी एप्सिलॉन, तो a प्लस एप्सिलॉन यह हो जाएगा a माइनस एप्सिलॉन। इसका मतलब हुआ x का मान इससे बड़ा और इससे छोटा, तो इसको टच नहीं किया और इसके बीच में जितने ब्रेकिंग पॉइंट है सबको टच किया, यानी a को टच करेगा, यानी इसका मतलब हो गया x बराबर a। तो आपको याद रखना है कि अगर लिमिट में x टेंड्स टू a रहे, इसका मतलब x का मान 1 के तरफ गया, लेकिन x का मान 1 के बराबर नहीं होगा, 1 के लगभग होगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाओगे इसका मतलब जहां जहां x वहां वहां a। क्लियर? x टेंड्स टू a का मतलब हुआ कि जहां जहां x वहां वहां a लेना। जब ये किसी भी फंक्शन का अगर आप लिमिट निकालोगे इसका मतलब उस फंक्शन का मान हमेशा कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगा। लेकिन अगर एक वेरिएबल है तो आप एक वेरिएबल के लिए 11 में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उसका लिमिट निकालना है। अगर 2 वेरिएबल भी है तो हम भरसक प्रयास करेंगे एक वेरिएबल के फॉर्म में लाने का। 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में लाने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर? चलिए,
तो यह एक वेरिएबल के लिए लिमिट का जो भी फॉर्मूला है आप उसको देख लेना एक बार, फायदा आपको होगा। कारण हमारे चैप्टर का नाम ही है सेवरल वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल, तब आप कैसे उस क्वेश्चन को बनाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह जो हम कॉन्सेप्ट दिया आप अच्छी तरह इसको सीख गए। अब कह रहा है यहाँ पर कि नाइबरहुड क्या होता, अगर दो वेरिएबल है तो नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट, हेडिंग मारते हैं यहां से, नाइबरहुड, नाइबरहुड नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट क्या होता, अब बोलिए। द नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट, तो हम मान लिया कि यहाँ दो वेरिएबल है, आज डोमेन का मतलब मैंने एक्स कहा, तो एक्स के लिए हम मान लिया ए और बी, और वाई के लिए मान लिया सी और डी। क्लियर, चलिए तो माना लेट या एक्स और वाई बी ए, लेट एक्स वाई बी ए पॉइंट इन द डोमेन डी बराबर, मान लो एक्स और वाई है, तो एक्स के लिए हम मान लिया ए और बी, और वाई के लिए मान लिया सी और डी। तो मान लिया एक्स के लिए हो गया ए कॉमा बी सज, वाई के लिए सी कॉमा डी, इतना। तब यहां से कहेंगे देन द सेट ऑफ ए पॉइंट, सेट ऑफ ए पॉइंट, तो आसानी से हम लोग इसको बना सकते थे, थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। करा इज ए पॉइंट इन द रेक्टेंगुलर एन, तो मान लो एक्स है, तो एक्स के लिए हम कोई भी नंबर मान लिया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 दो वेरिएबल है, तो डेल्टा स्मॉल चेंज है, तो मान लो एक्स वेरिएबल था और यहाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो हम दो एप्सिलॉन वैल्यू मान लेते हैं यहाँ से कि एक्स माइनस डेल्टा 1 और एक्स प्लस डेल्टा 2, और इसके लिए मान ले यहाँ से वाई माइनस डेल्टा 1 डैश और वाई प्लस डेल्टा 2 डैश। तो यहां से हम लोग कहेंगे डेल्टा 1 और डेल्टा 1 दैट बी द स्मॉल चेंज, एप्सिलॉन वैल्यू पॉजिटिव में कोई वैल्यू होगा, यह जो भी कहेंगे यहाँ से सच दैट जो भी नाइबरहुड पॉइंट एन है ना, यह सबसेट या प्रॉपर सबसेट होगा डोमेन का, है ना। इज कॉल्ड एनबीडी का मतलब नाइबरहुड, यही नाइबरहुड हो गया, नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स कॉमा वाई। तो जो भी नाइबरहुड पॉइंट हुआ, कोई भी जनरली हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, also it is written as, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। मान लो दो वेरिएबल है, यह हो जाएगा x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा, y माइनस डेल्टा और y प्लस डेल्टा। यहां से कहेंगे होयर डेल्टा बी द स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, जहां डेल्टा हमेशा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, डेल्टा का मान
हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कहीं भी हम अगर लिखे ना बुआ शॉर्टकट में, किताब में आपको मिलेगा यहाँ से, यह NHD का मतलब नाइबरहुड, आप याद रखेंगे। NH का मतलब हो गया नाइबरहुड, नाइबर शॉर्टकट में यही लिखेंगे, NHD का मतलब नाइबरहुड पॉइंट। अब यहाँ पर आता है कि कोई भी फंक्शन है, वहां दो वेरिएबल है, तो वह फंक्शन का मान कोई ना कोई लिमिट वैल्यू आएगा। जैसे मैंने कहा यहां से, यहाँ पर है मान लो लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x, तो मान ली इसका वैल्यू आ गया फंक्शन ऑफ a, यानी x टेंड्स टू a का मतलब जहां जहां x वहां वहां a, जहां जहां x वहां वहां a, तो फंक्शन ऑफ a। लेकिन मैंने कहा था कि लिमिट का जो भी फॉर्मूला आप 11 में पढ़े हो, एक बार फॉर्मूला जरूर देख लेना, फायदा आपको होगा। वैसे जहां भी क्वेश्चन में जो यूज होगा वह हम बताने का प्रयास करेंगे आप लोग को। अगर मान ले यहाँ दो वेरिएबल है, सपोज दैट, जैसे यहाँ पर कहा लिमिट या x और y दो वेरिएबल है, तो इसके लिए भी लिमिट हो जाएगा यहाँ a और b। मान लो यह फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब हुआ कि x और y दो वेरिएबल, यहाँ एक ही वेरिएबल है तो x टेंड्स टू a, और यहाँ दो वेरिएबल है बाबू, तो इसको आप लिख सकते हो, कहीं कहीं यही लिखा रहेगा कि लिमिट x टेंड्स टू a y टेंड्स टू b फंक्शन ऑफ x कॉमा y। कहीं कहीं देखोगे ना यह लिखा रहेगा कि लिमिट x टेंड्स टू a लिमिट y टेंड्स टू b और फंक्शन ऑफ x कॉमा y, इस सब का वैल्यू आपस में सेम होता है। तो इस तरह से आप यह लिखो या यह लिखो या यह लिखो, इस सब का वैल्यू आपस में सेम होता है। इससे मालूम चल गया कि यह जो फंक्शन है, इस फंक्शन में दो वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई और एक्स वाई टेंस टू ए बी। इसका मतलब x टेंस टू a और y टेंस टू b। जैसे यह फंक्शन है x टेंस टू a और y टेंस टू b, मतलब यह दो वेरिएबल आ गया। तो मेरा कहने का मतलब इस फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर? तो मान लो यह दो वेरिएबल है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते थे। चलिए आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत ना। तो अब चलते हैं बाबू कि कोई भी अगर वेरिएबल है तो हम लोग इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते थे। एक के बाद एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आज पहला क्लास है। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट होगा ना तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, जरूर आप पूछिएगा। कारण कि इसे मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं आप लोग को। लेकिन यहाँ पर मान ले दो वेरिएबल है, आपको ज्यादा वेरिएबल के लिए पढ़ना था, तो एक के बाद हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप लोग को।
मान लिया कोई भी फंक्शन है, हेडिंग मारेंगे यहाँ से, मान लिया लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई बी द एनी फंक्शन इन टू वेरिएबल। मान लो यह जैसा भी फंक्शन है इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल है। यह फंक्शन में जब लिमिट लगाएंगे तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगा। तो यहां से हम लिखते हैं ए फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इज said to have a limit, मान लिया एल, एट कब, जब यह x और y टेंस टू है, मान लो a और b। इसका मतलब हो गया इफ corresponding to any स्मॉल नंबर एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तब का देन देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया डेल्टा। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, मान लो यहाँ पर दिया है लिमिट एक्स और वाई टेंस टू ए और बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो मान लेते इस फंक्शन का मान आ गया एल। तब यहाँ से कहेंगे देन बाय द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, तो लिमिट के परिभाषा के अनुसार अगर हम इसको तोड़ेंगे तो मान लो फंक्शन का मान एल को इधर ले आओगे तो यह हो जाएगा मॉड फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन या डेल्टा। इसका मतलब यहाँ दो वेरिएबल है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं प्रोवाइडेड, जैसा कि x के लिए और y के लिए, यह हो जाएगा x टेंस, यहाँ से x टेंस टू a और y टेंस टू b, यहाँ से कहेंगे मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा एंड y माइनस b लेस देन डेल्टा, है ना। डिफिनीशन से इसी को हम लोग सिंबल में इस तरह से भी लिख सकते थे। इसी फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिख सकते थे, जब आपको यहाँ पर कहेगा ना कि डबल और साइमल्टेनियस लिमिट क्या होगा, तो डबल लिमिट का परिभाषा क्या होता, ये चीज समझ गए। अब बताइए यहाँ पर हम लोग को पढ़ना था डबल लिमिट। डबल लिमिट को ही दूसरे केस में कहा जाता है साइमल्टेनियस लिमिट। डबल लिमिट या साइमल्टेनियस लिमिट क्या होता, देखो डबल लिमिट या साइमल्टेनियस लिमिट का परिभाषा हो गया कि मान लो कोई भी फंक्शन है, वह डबल लिमिट निकालेंगे, इसका मान कोई ना कोई वैल्यू आएगा, जो फाइनाइट वैल्यू आएगा, तो आपको यहाँ से पूछेगा कि कोई भी फंक्शन है उसका डबल लिमिट निकालो और रिपीटेड लिमिट निकालो। डबल लिमिट को ही साइमल्टेनियस लिमिट भी कहा जाता। तो डबल लिमिट का परिभाषा हम आपको सिंपल तरीका से बता रहे हैं और आप बारीकी से समझ सकते हो। तो मान लो कोई भी फंक्शन है, लिखा जाए द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू ए लिमिट, मान लिया एल, कब
यहां से कहेंगे एच, ये हो गया एक्स और वाई टेंड्स टू ए और बी। इफ corresponding to an epsilon greater than 0, तब यहां से कहेंगे देयर एग्जिस्ट, या डेल्टा भी कोई पॉजिटिव नंबर है। तो यहां से हम लोग जैसे अभी जस्ट बताए थे, यहां से कह दिया हम लोग सच दैट, इस प्रकार मॉड फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन या डेल्टा। इसका मतलब हो गया प्रोवाइडेड, या कहेंगे और एक्स और वाई सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहां से, फॉर ऑल एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग mod x minus a less than delta and mod y minus b less than delta। अगर इसको सिंबल में लिखना चाहते हो, अगर आप इसको सिंबल में लिखना चाहते हो तो हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सिंबल ये जगह लिमिट x टेंड्स टू a और y टेंड्स टू b फंक्शन ऑफ एक्स वाई, या इसी को आप कह सकते हो कि लिमिट या एक्स वाई टेंड्स टू a और b फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्लियर? तो मान लो इस फंक्शन का मान आ गया एल, एल होगा नहीं मान लिया, कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू मान लिया। तो इसी केस में इसी फंक्शन का मान अगर कोई वैल्यू आ गया एल, तब यह एल जो है ना इसी को कहा डबल लिमिट। तब यहां से कहेंगे देन यह एल इज कॉल्ड डबल लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। यह जो फंक्शन है ना, यह जो फंक्शन है ना, इसी फंक्शन को कहा जाता फंक्शन एक्स और वाई। तो डबल लिमिट आप समझ गए। डबल लिमिट के बाद हम अभी बता दिए, डबल लिमिट को ही साइमल्टेनियस लिमिट भी कहा जाता। और एक होता है यहाँ पर रिपीटेड लिमिट। तो रिपीटेड लिमिट क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक के बाद एक हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और बारीकी से बता रहे हैं, और हमारे यहाँ क्वेश्चन भी आता है। तो अब चलते हैं यहाँ पर रिपीटेड लिमिट बनाने वाला मैथ है। अब आज से कंटिन्यू क्लास चलेगा आप लोग को। चलिए, यह हो गया रिपीटेड लिमिट। रिपीटेड लिमिट, मान लो कि कोई भी फंक्शन है, वहां दो वेरिएबल है, तो बारी बारी से हम मान देंगे। एक बार x को दिया तो y दिया तो x। क्लियर? मान लो कोई भी फंक्शन है और बारी बारी से आप मान अगर रखते हो तो उसका मान इस तरह से आ जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a और y टेंड्स टू b अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इससे निष्कर्ष 10 मिनट, इससे निष्कर्ष निकल गया आपको कि x टेंड्स टू a और y टेंड्स टू b। तो पहले y का मान दोगे, फिर x का मान देंगे बारी बारी से। अगर y का मान देंगे तो y हट जाएगा, फिर x बचेगा, फिर x का मान देंगे। एक बार फिर x का मान देंगे तो x हट जाएगा, फिर y बचेगा, फिर y का मान देंगे। दोनों केस में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हम यहाँ से मान लेते हैं
लिमिट x टेंड्स टू a और फंक्शन ऑफ यह x कॉमा y है। तो मेरा कहने का मतलब अगर यहाँ y का मान हम रख दिए तो यह y हट जाएगा, तो जो भी फंक्शन बचेगा वह x का फंक्शन बचेगा। लेकिन कहने का सेंस थोड़ा ध्यान देना, आपने पढ़ा था y बराबर फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब जब फंक्शन ऑफ x का मतलब x का मान तो y बचा, अगर यहाँ y का मान देंगे तो y हट जाता, जो भी फंक्शन बचेगा वह x का फंक्शन बचेगा। लेकिन अब सोचिए अगर यहाँ x तो यहाँ y लिखा, तो मेरा कहने का मतलब जब यहाँ y का मान देंगे तो x तो रहेगा, तो फिर इसका जो भी फंक्शन बचेगा वह y का फंक्शन हो जाएगा। यहाँ x है तो यहाँ y है, अगर यहाँ y तो यहाँ x हो जाएगा, इस पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो मान लो अगर y का मान दे दिया तो यह फंक्शन मान लिया फंक्शन ऑफ एच वाई। क्लियर? मतलब बारी बारी से हम मान दे दिया। कहने का सेंस यहां पर लिए हम लोग कि नाउ रिपीटेड लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई will be limit y tends to b limit x tends to a फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जब यहाँ से x का मान दिया तो लिमिट y टेंड्स टू बी फंक्शन ऑफ x कॉमा y। इसका मान जो भी फंक्शन आएगा जब यहाँ से मान दोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लिमिट y टेंड्स टू बी फंक्शन ऑफ एच वाई। इसी का मान लिया आ गया म्यू। यहाँ से कहेंगे एंड इफ म्यू एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट कर गया, तो कहने का मतलब यहाँ से कहेंगे हम लोग देन वी से दैट म्यू इज द रिपीटेड लिमिट ऑफ function of x comma y in which first we take x tends to take x tends to a and then we take y tends to b। इसी तरह से हम बारी बारी से मान देंगे। एक बार x का मान दिया तो y का मान दिया तो यानी बारी बारी से मान दिया, तब यहां से कह सकते हो सिमिलरली उसी प्रकार we define the other repeated by taking limit x tends to a limit y tends to b function of x y in which first we take y tends to b and if it exists, तब यहाँ से कहेंगे then we take x tends to a। इसी को कहा जाता है यह बराबर हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, मतलब बारी बारी से मान दे दिया, तो यहां से कहेंगे, यहां से लिख देते हैं एंड इट मे बी या मे नॉट बी द
रिपीटेड लिमिट बी। मेरा कहने का मतलब कि बारी बारी से मान दिया, एक बार y का दिया फिर x का दिया, पहले x का दिया फिर y का दिया। तो मान ले दोनों केस में इसका मान हम म्यू मान लिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि वैल्यू सेम आ भी सकता नहीं भी आ सकता। इसलिए मैंने लिख दिया इट मे बी या मे नॉट बी रिपीटेड लिमिट बी म्यू। म्यू जो है ना वह रिपीटेड लिमिट होगा या नहीं होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो मुख्य रूप से आपका जो क्वेश्चन है ना डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट पर क्वेश्चन है, तो यह तो हम परिभाषा बताए आप लोग को, और फिर यहाँ से कंडीशन में आएगा कि डबल लिमिट है रिपीटेड लिमिट है, कब एग्जिस्ट करेगा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बारी बारी से हम लोग मान निकाल सकते थे उस फंक्शन का। एक आता था कि इनर लिमिट, उसे पूछता नहीं, यह आप पढ़ा होगा कि मान लो दो वेरिएबल है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और x टेंस टू a y टेंस टू b। तो बारी बारी से मान दे दिया, एक बार y का देंगे तो x का मान बचेगा, फिर एक बार x का मान देंगे y का मान बचेगा। तो उस केस में उसी फंक्शन को कहा जाता है इनर लिमिट। आप यहाँ से लिख सकते हो, अगर लिखेंगे तो वैसे डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट पर ही क्वेश्चन है आप लोग को, तो इसको भी नोट कर लीजिए। यह है इनर लिमिट। तो इनर लिमिट क्या होता है, मान ले दो वेरिएबल है, यहाँ से लिखोगे व्हेन लिमिट x टेंड्स टू a और फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब इसमें y का मान दे दिया, इसका मान हो गया मान लो फंक्शन ऑफ एच वाई एंड इट एग्जिस्ट। मान लो यह फंक्शन एग्जिस्ट कर गया, तब यहाँ से कहेंगे देन फंक्शन ऑफ एच वाई इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है इज कॉल्ड द इनर लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। दूसरे केस में यह भी कह सकते हो आप एल्सो लिमिट y टेंड्स टू बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यहाँ x का मान दे दिया, इसका मान ले यह आ गया फंक्शन ऑफ जी एक्स, ठीक ना, फंक्शन ऑफ जी एक्स। यह फंक्शन एग्जिस्ट कर गया एंड इट्स एग्जिस्ट, तब यहाँ से कहेंगे देन फंक्शन ऑफ जी एक्स इज कॉल्ड इनर लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यही हो गया आंसर। तो यह हम आपको परिभाषा बताएं, अगले क्लास में हम इस पर क्वेश्चन लेकर आएंगे और देखेंगे आप क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा या बुक होगा, तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो अगले क्लास में हम आप लोग को डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट पर क्वेश्चन लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश जुनून के साथ। जय हिंद जय भारत।